एक चुनाव, एक बेहद करीबी फैसला और इससे सीखने वाले वो सबक जो शासन की नींव बनाते हैं। आज हम घटोल की कहानी के जरिए इन्हीं सबकों की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है घाटोल की, दक्षिणी राजस्थान की एक विधानसभा सीट। देखिए, ये सिर्फ नक्शे पर एक लकीर नहीं है, ये एक जीती जागती पहचान है। एक ऐसी जमीन जहां की मिट्टी और मौसम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी उम्मीदों को शक्ल देते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3691, बस इतना सा। 2023 के चुनावों में जीत और हार का फैसला सिर्फ इतने वोटों से हुआ। ये मामूली फासला हमें बताता है कि एक एक वोट की ताकत क्या होती है, और हमारी पड़ताल का जो असल केंद्र है वो यहीं से शुरू होता है। तो देखिए, वोट बंटे कैसे थे। कांग्रेस को मिले 36.6%, भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बैप को मिले 35% और भारतीय जनता पार्टी को मिले सिर्फ 23%। यानी एक बहुत ही कड़ा त्रिकोणीय मुकाबला, और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि जनादेश पूरी तरह से बट गया था। तो सवाल यह है कि हम आगे देखने क्या वाले हैं। ये रहा हमारा पूरा रोड मैप। सबसे पहले हम घाटोल के सियासी मिजाज को समझेंगे, फिर इन आंकड़ों के पीछे छिपी कहानी को खोलेंगे। हम ये भी देखेंगे कि आखिर ये नतीजा आया क्यों, और आखिर में एक ऐसी रणनीति पर बात करेंगे जो आगे का रास्ता दिखा सकती है। तो चलिए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो नंबर हम देख रहे हैं ये बने कैसे। यहाँ के लोगों की, यहाँ की जमीन की नब्ज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। घाटोल की अपनी एक बहुत खास पहचान है। ये सीट अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित है। यहाँ की लगभग 45% आबादी आदिवासी है, जिसमें ज्यादातर भील समुदाय के लोग हैं। पूरी अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी है। और एक बात जो बिल्कुल साफ है वो ये कि यहाँ के मतदाता अपने हक और अपने मुद्दों को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक और सक्रिय हैं। तो फिर यहाँ के लोगों की प्राथमिकताएं क्या हैं? उनके लिए सबसे जरूरी क्या है? साफ पानी, बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल जहां उनका भविष्य बन सके, सरकारी योजनाओं का फायदा जो बिना रुकावट उन तक पहुंचे, खेती के लिए मदद ताकि उनकी मेहनत का सही फल मिले, और हाँ, अच्छी सड़कें और नहरें जो जिंदगी को आसान बनाएं। यही वो असल जमीनी मुद्दे हैं जो यहाँ की सियासत की दिशा तय करते हैं। और जब मतदाता इतने जागरूक होते हैं तो एक जिम्मेदार नागरिक संवाद की नींव पड़ती है। हमारे संविधान का भी यही आदर्श है, हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान और जानकारी के आधार पर अपनी बात रखने की आज़ादी। ये भी जरूरी है कि लोगों की निजी जानकारी की सुरक्षा हो, उनकी सहमति का सम्मान किया जाए, जैसा कि भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी कहता है। अच्छा, अब आते हैं इस विश्लेषण के बिल्कुल केंद्र में, यानी डेटा पर। जरा इस टाइमलाइन को गौर से देखिए। 2003 से लेकर 2018 तक बीजेपी का यहां एक मजबूत दबदबा था। वोट शेयर लगातार 46% से ऊपर रहा। लेकिन फिर आया 2023 और ये आंकड़ा एकदम से गिरकर सिर्फ 23% पर आ गया। ये कोई मामूली गिरावट नहीं, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो यहां आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर वोट इतने बिखरे हुए दिख रहे हैं तो फिर असली जनादेश है कहां? क्या ये सिर्फ एक चुनावी उलझन है, या इन नंबरों के नीचे कोई साफ इशारा छिपा है? और इसका जवाब काफी चौंकाने वाला है। जब हम कांग्रेस और बीएपी यानी दोनों गैर बीजेपी पार्टियों के वोट शेयर को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो आंकड़ा पहुंचता है 71.6% पर। मतलब बिल्कुल साफ है, 71% से ज्यादा मतदाताओं ने उस वक्त की सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ वोट किया। तो ये कोई बटा हुआ फैसला नहीं है, ये सत्ता के खिलाफ एक बहुत ही ताकतवर और एक तरह से एकजुट संदेश है। तो अब अगले हिस्से पर चलते हैं। अब तक हमने देखा कि क्या हुआ, अब हम समझेंगे कि ये क्यों हुआ। हम सिर्फ उम्मीदवारों के चेहरे या उनके व्यक्तित्व को नहीं, बल्कि उन सिस्टम की ताकतों को देखेंगे, उन वजहों को देखेंगे जिन्होंने इस नतीजे को जन्म दिया। साल 2023 में जो दो मुख्य गैर बीजेपी उम्मीदवार थे वो दो अलग अलग पीढ़ियों की नुमाइंदगी कर रहे थे। एक तरफ थे कांग्रेस के नानालाल निनामा, 69 साल के एक तजुर्बेकार आदिवासी संरक्षक, और दूसरी तरफ बीएपी के अशोक कुमार, सिर्फ 28 साल के एक उभरते हुए युवा नेता। इसी बंटवारे ने सत्ता के खिलाफ पड़े वोटों को दो हिस्सों में बांट दिया, और इसी वजह से मुकाबला इतना ज्यादा करीबी हो गया। तो इस पूरे नतीजे के पीछे अगर हम देखें तो 4 पैटर्न साफ नजर आते हैं। पहला, बहुत ज्यादा मतदान, लगभग 86%। ये दिखाता है कि लोग बदलाव के लिए कितने बेचैन थे। दूसरा,
जीत हार का बेहद मामूली अंतर जो हमें हर वोट की अहमियत बताता है। तीसरा, वोटों का साफ ध्रुवीकरण। और चौथा और सबसे जरूरी, स्थानीय शिकायतों का जबरदस्त असर। जब वोटर इतने जागरूक हों तो छोटे छोटे मुद्दे भी बहुत बड़े नतीजे तय कर सकते हैं। ये सब समझने के बाद अब सवाल ये उठता है कि तो फिर एक असरदार रणनीति बनाई कैसे जाए। अब हम एक ऐसे रणनीतिक फ्रेमवर्क की बात करेंगे जो घाटोल जैसे जटिल चुनावी क्षेत्र को समझने और वहां के लोगों से जुड़ने में मदद करता है। इस चतुर्मुख सिद्धांत के 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला है लोक और संस्कृति, मतलब जमीनी हकीकत को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि उसे महसूस करना। दूसरा है पार्टी और गठबंधन, यानी एकता में जो गणित और ताकत छिपी है उसे पहचानना। तीसरा है नीति और कल्याण, यानी जो वादे किए गए और जो जमीन पे हो रहा है उसके बीच का फासला मिटाना। और चौथा है संचार, यानी सच और तथ्यों के दम पर लोगों का भरोसा जीतना। चलिए अब हम सिर्फ समस्या के विश्लेषण से आगे बढ़ते हैं और समाधान की बात करते हैं। ये जो अगला हिस्सा है ये किसी भी लीडर के लिए एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट की तरह है। ये दिखाता है कि डेटा को डिलीवरी में, यानी भरोसे को नतीजों में कैसे बदला जाए। ये सिर्फ चुनाव के मुद्दे नहीं थे, ये लोगों की रोजमर्रा की तकलीफें थी, जैसे आंगनवाड़ियों में खराब खाना और सप्लाई, जिससे सीधा बच्चों की सेहत जुड़ी है। रुकी हुई स्कॉलरशिप और पेंशन जो ना जाने कितने परिवारों का सहारा होती है। माही नहर का लीक होना जो किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर रहा था। और जर्जर स्कूल और हॉस्टल जहां हमारे बच्चों का भविष्य बनना है। यही वो शिकायतें हैं जो धीरे धीरे भरोसे को खत्म कर देती हैं और फिर किसी बड़े सियासी बदलाव की जमीन तैयार करती हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात क्या है? हर शिकायत के सामने एक ठोस, करने लायक समाधान होना चाहिए। अगर योजनाएं रुकी हैं तो उन्हें तुरंत चालू कराएं और लोगों को बताएं कि काम हो रहा है। अगर सड़कें या नहरें टूटी हैं तो मरम्मत का काम फौरन शुरू कराएं। ये जो आप देख रहे हैं ये सीधे सीधे दिखाता है कि लोगों की आवाज सुनने को जमीनी कार्रवाई में कैसे बदला जाता है। इस पूरी रणनीति को एक 90 दिन के काउंटडाउन में भी ढाला जा सकता है। मतलब चुनाव से 90 दिन पहले लोगों को सुनना और ऑडिट करना शुरू करें। 60 दिन पहले एक जनता एजेंडा का ऐलान करें और फिर लगातार लोगों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाते हुए चुनाव के दिन के लिए पूरी तैयारी करें। ये कोई हवाई प्लान नहीं है, ये एक बिल्कुल प्रोफेशनल और जमीन पर उतारा जा सकने वाला रोड मैप है। और अब हम आखिर में अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। देखिए, ये पूरी बातचीत सिर्फ चुनावी रणनीति की नहीं है, ये असल में लीडरशिप और जनसेवा के उन बुनियादी उसूलों के बारे में है जो किसी भी राजनीति से कहीं ज्यादा बड़े और जरूरी होते हैं। और यही जनसेवा का असली मतलब है, हर व्यक्ति के साथ गरिमा से पेश आना और जिम्मेदारी के साथ एक खुला संवाद बनाए रखना। ये हमारे संवैधानिक मूल्य भी हैं। जब कोई लीडर लोगों की निजी समस्याओं को सुनता है तो उनकी प्राइवेसी और सहमति का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। एक भरोसेमंद सिस्टम इसी नींव पर खड़ा होता है। तो फिर असली जनादेश क्या कहता है? एक लीडर के लिए निर्देश बिल्कुल साफ हैं। शिकायतों का डटकर सामना करें, उनसे भागे नहीं। अगर गठबंधन है तो उसमें एकता दिखाएं, जनता के लिए हमेशा मौजूद रहें। सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल स्थानीय समस्याओं को सुलझाने के लिए करें और हां, अफवाहों का मुकाबला तथ्यों से करें। भरोसे की इमारत इन्हीं मजबूत स्तंभों पर खड़ी होती है। शायद हमें चुनावी राजनीति को देखने का नजरिया ही बदलने की जरूरत है। चुनाव सिर्फ सत्ता हासिल करने की दौड़ नहीं है, यह असल में शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग का सबसे सटीक तरीका है। क्योंकि चुनावी हमें सबसे साफ साफ बताते हैं कि लोगों को वाकई में क्या चाहिए। तो आखिरी सवाल ये नहीं है कि अगला चुनाव कौन जीतेगा, असली सवाल ये है कि कौन लोगों की आवाज को, यानी इस डेटा को सुनेगा और भरोसे का एक ऐसा सिस्टम बनाएगा जो सिर्फ 5 साल नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक कायम रहे।